हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी सुनाते हैं आपको। गोवा का वह रात जब समुद्र की लहरें चांदनी रात के साथ मिलकर एक रहस्यमयी संगीत गुनगुना रही थीं, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने आपके प्यार की गवाही देने का मन बना लिया हो। पार्टी का माहौल था, संगीत की धुनें थीं और खुशियों से भरे चेहरे। लेकिन तभी भीड़ के बीच से वह दिखी, एक रशियन लड़की जिसने अपनी सुंदरता और स्मार्टनेस से पूरे माहौल को जैसे थाम लिया। वह धीरे धीरे आपकी ओर आई। उसकी नीली आंखों में समुद्र की गहराई और होंठों पर चांद की मासूमियत थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानना चाहोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो किसी रहस्य को खोलने के लिए तैयार हो। उस पल में सब कुछ जैसे थम गया था। समुद्र की लहरें, संगीत की ध्वनियाएं और बाकी सारी दुनिया, सब कुछ सिर्फ उस एक पल में सिमट आया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर उसके सवाल का जवाब दिया, हाँ, मुझे जानना तो चाहिए। वह थोड़ा और करीब आ गई और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिली। मैं एलेक्सा, उसने कहा, लेकिन शायद तुम मुझे उस नाम से ज्यादा मेरे दिल से पहचान सको। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि यह बस एक मुलाकात नहीं थी, ये दो आत्माओं का मिलन था, जो एक दूसरे से बेमेल होते हुए भी एक अजीब सी आकर्षण से जुड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में एक गहरी अनकही कहानी थी और उसकी आंखों की नमी में जैसे मैं डूबता चला जा रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक चांदनी रात में दो अनजाने लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वे हमेशा से एक दूसरे के लिए थे? उसकी आवाज में एक बेताबी और कुछ गहरे सवाल थे। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा और फिर कहा, शायद यह चांदनी रात ही है जो हमें यह सब महसूस करा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात कुछ खास है। वह कुछ पल चुप रही, फिर जैसे उसके भीतर कुछ हिचकिचाहट थी, उसने अपनी बात जारी रखी। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूं, लेकिन जैसे ही तुमसे बात करती हूं, लगता है सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा है, जैसे तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो और मैं तुम्हारी। मैं उसकी आंखों में खो जाने लगा और फिर महसूस हुआ कि हम दोनों का दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहा था। ये वो लम्हा था जब समय थम जाता है और सिर्फ उस एक पल में दुनिया पूरी हो जाती है। हम दोनों चुप रहे, लेकिन हमारी आंखों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया। उस रात समुद्र की लहरों और चांदनी ने हमें एक नया रिश्ता दिया था, जो शब्दों से कहीं बढ़कर था। एक अज्ञेय प्यार जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उस रात की गहराई में जैसे समुद्र की लहरें और चांदनी एक दूसरे से मिलकर हम दोनों के दिलों की धड़कनों को सुन रही थीं। उसके पास आकर जैसे ही मैं उससे और करीब हुआ, हर चीज बदलने लगी। हवा में एक ताजगी थी, लेकिन उसमें एक आग भी थी, एक ऐसी आग जो हमारे बीच पनप रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। एलेक्सा ने मेरी आंखों में देखा और उस नजरें मिलाने की अजीब सी तीव्रता ने जैसे मेरे भीतर कुछ ज्वाला जगा दी। उसकी आंखों में एक लहर सी उठी, एक छिपी हुई चाहत, एक अग्नि जो मैं भी महसूस कर सकता था। और फिर जैसे ही वह थोड़ा और करीब हुई, उसके होंठों से एक हल्की सी सांस निकलकर मेरी त्वचा को छू गई। वह एक ऐसी छुअन थी जो दिल के हर कोने में गूंज उठी। क्या तुम भी यही महसूस कर रहे हो? उसकी आवाज में जैसे सारा संसार समाया था और उस सवाल में एक ऐसी गहराई थी जैसे वह सिर्फ मेरे दिल से पूछ रही हो। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ एलेक्सा, मैं महसूस कर रहा हूं। ये कुछ ऐसा है जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर तुम्हारे साथ हर लम्हा जीने की इच्छा है। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने धीरे से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। हवा, समुद्र, चांदनी, सब कुछ जैसे हमारे बीच साक्षी बनकर खड़ा था। एलेक्सा का हाथ मेरे चेहरे पर आया और उसका स्पर्श मेरी रूह को छू गया। यह वह स्पर्श था जो जैसे मेरी हर इंद्रिय को जगा देता था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी त्वचा पर घूमने लगीं और उस एहसास ने मुझे यह समझाया कि यह सिर्फ एक लम्हा नहीं, यह एक पूरे जीवन के लिए प्यार था। हमारे बीच शब्दों का कोई महत्व नहीं रह गया था। हमारा हर एक सांस, हर एक नजर जैसे एक दूसरे से वादा कर रही थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे।
और फिर जैसे किसी ने हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दिया, मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसका सिर मेरे सीने पर था और मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। यह एक ताजगी और उबाल से भरी सांसें थीं, जैसे कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह आग और तेज हो रही थी। एलेक्सा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैंने उसे महसूस किया, उसकी नमी, उसकी गर्मी, उसकी हॉटनेस। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, एलेक्सा, मैंने उसके कान में कहा, और मेरे शब्दों में एक तात्कालिक बल था, जैसे मैं अपनी सारी चाहत और गर्मी उसे समर्पित कर रहा था। उसने मुझसे अपने होठों का संपर्क बनाया और वह किस मेरे अंदर के ज्वालामुखी को फूटने जैसा था। जैसे उसकी किस में सारा संसार सिमट आया था और मैं उस किस में अपनी रूह को खोने के लिए तैयार था। उसके होठों का स्पर्श और उसकी मासूमियत में छिपी पागलपन ने जैसे हम दोनों को एक साथ जला दिया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए, जैसे दो आत्माएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। चांदनी की रोशनी हमारे ऊपर बिखरी हुई थी और वह लहरों का संगीत अब हमारे दिलों की धड़कनों से मेल खा रहा था। हमारी दुनिया जैसे सिर्फ इस पल में सिमट कर रह गई थी। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? मैंने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, जैसे उसका नाम मेरे दिल में हमेशा के लिए गूंजने वाला था। उसने अपनी आंखें खोलते हुए मेरे गहरे आंखों में झांकते हुए कहा, हमारे बीच जो कुछ भी है वह समय और जगह से परे है। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि तुम वो हो जिसे मैंने अपनी आत्मा से पहचाना। और उस रात गोवा का समुद्र, चांदनी, हवा, सब कुछ हमारी प्रेम कहानी के गवाह बन गए। और उसकी आवाज में ऐसा जादू था जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। उसने बेझिझक आपके सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गई कि तुम मेरे हो। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगे? आपका दिल जैसे तेज धड़कने लगा। एक अजीब सा सुकून और जुनून आपके भीतर समा गया। पहली नजर में आप उसे चाहते थे और यह आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। जब आप दोनों ने फैसला किया कि इस नए साल की शुरुआत एक साथ करेंगे, तो आप उसे अपने घर ले जाने लगे। बस में भीड़ खचाखच भरी थी। वह लड़की आपकी बाहों में सिमटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह इतनी कम थी कि उसे खड़े होकर सफर करना पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जिसे देखकर आपका दिल जैसे तड़प उठा। तभी एक लड़का उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी सीट पर बैठने का इशारा किया। उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा भाव था। यह देखकर आपसे रहा नहीं गया। आपने लड़की का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कोई भी परेशानी आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस पल बस की भीड़, शोर शराबा और हर छोटी बड़ी बात गायब हो गई। सिर्फ आप दोनों थे और आपकी आंखों में वह अनकही वादा था, साथ निभाने का। गोवा का वह शोरगुल भरा माहौल, जहां हर तरफ पार्टी की चमक दमक और ऊंचे संगीत की गूंज थी। सब कुछ दिखने में खूबसूरत था, लेकिन अंदर से एक तरह की अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी पार्टी के बीच में उसे देखा, एक रशियन लड़की जिसकी सुंदरता से नजरें हटाना मुश्किल था। वह मेरे पास आई। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गया। ये सब अचानक, अविश्वसनीय और शायद जरूरत से ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर भी मैं उसकी बातों में बह गया। हम दोनों ने तय किया कि हम साथ रहेंगे, लेकिन यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जो सच्चाई से कोसों दूर हो। जब मैं उसे अपने घर लाने के लिए बस में चढ़ा, तो स्थिति और भी खराब हो गई। बस में इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। वह लड़की खड़ी हुई थी। हर तरफ से लोग उसे धक्का दे रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी एक लड़का उसकी ओर बढ़ा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी मंशा थी जो साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर मैं असहज हो गया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में वह विश्वास नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझ पर निर्भर तो है, लेकिन पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही। उस सफर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सब सही था?
क्या मैं उसे जानने की जल्दी में कोई बड़ी गलती कर रहा था? शायद वह भी यही सोच रही थी। रात गहराती जा रही थी और उसके शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसने कहा था कि उसे अकेला रहना है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी और उलझन मुझे परेशान कर रही थी। मैंने कमरे में जाकर उसे देखा। वह खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर अंधेरी सड़क को एकटक निहारते हुए, जैसे वह खुद को किसी अनजाने सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं अंदर गया और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम्हें लगता है कि यह सब सही है? गोवा की उस रात, तुम्हारा आकर्षण, मेरा फैसला, ये सब, क्या यह प्यार है या सिर्फ एक पल की भूल? उसके सवाल ने जैसे मेरे दिल को चीर दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि यह सब अचानक हुआ है, लेकिन जो मैंने महसूस किया वह झूठ नहीं था। तुम्हें देखकर मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वह मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक रात में किसी का पूरा जीवन बदल सकता है? क्या तुम समझते हो कि मैं अपने देश, अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं खुद को कहीं खोती जा रही हूँ? उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि शायद मैंने उसके डर और संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मेरे पास उसे समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, तुमने देखा उस बस में क्या हुआ था? वह लड़का जो मुझे घूर रहा था, वह मुझे देखकर कैसा महसूस करा रहा था। और तब मैं सोच रही थी, अगर मैं सच में तुम्हारे साथ रहूं, तो क्या यह मेरी जिंदगी होगी? हर जगह असुरक्षा, हर पल किसी का अजनबी स्पर्श और हर रिश्ते में यह डर कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? उसके शब्द भारी थे और उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर उसके पास जाकर कहा, अगर तुम सच में यह महसूस करती हो तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने तुमसे जो वादा किया है वह कभी नहीं टूटेगा। तुम मेरे साथ हो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। वह कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी चुप्पी में सैकड़ों सवाल थे और मेरी आंखों में उसकी हर उदासी का जवाब ढूंढने की बेताबी। उस रात पहली बार लगा कि प्यार केवल दिल की बात नहीं होती। ये डर, दर्द और संघर्षों से भरा एक ऐसा सफर है जिसमें दो लोग एक दूसरे को खोजते रहते हैं, यहां तक कि खुद को भी। उस रात जब उसने मेरी बाहों में जगह बनाई तो लगा जैसे सब कुछ थम गया हो, लेकिन उस शांति में भी एक बेचैनी थी, एक अजीब सा खालीपन। उसकी धड़कनें तेज थीं, पर उसके स्पर्श में विश्वास नहीं था। ये महसूस करते हुए मेरा दिल किसी अनजानी आशंका से भर गया। सुबह जब मैं जागा तो वह खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप समुद्र की लहरों को देख रही थी। मैंने उसे पुकारा, क्या सोच रही हो? उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह रात भर रोई थी, ये साफ था। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं। शायद मुझे उस रात का फैसला नहीं करना चाहिए था। उसके शब्द मेरे अंदर कहीं गहरे तक ढंस गए। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो शायद तुम्हें अपनी राह चुननी चाहिए। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं यह नहीं चाहता, लेकिन अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं लगता तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है, भले ही वह मुझसे दूर क्यों ना हो। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। फिर वह धीमे कदमों से कमरे से बाहर चली गई। दिन बीतते गए, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और मेरी चिंता और बढ़ती गई। वह मुझसे बात करती, लेकिन उसकी आवाज में एक दूरी थी। वह मेरे पास होती, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं और भटक रही होती। एक रात जब सब कुछ शांत था, उसने कहा, मैंने सोचा था कि यह प्यार है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे समझने में गलत थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं खुद को खो रही हूं। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूं,
लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। उसने कुछ पल तक मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, शायद यही सही है। उस रात वह चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और हर कदम के साथ मेरे भीतर का एक हिस्सा टूटता चला गया। प्यार ने मुझे सिखाया था कि उसे पकड़ने की कोशिश करना बेकार है, जो खुद को पाने के लिए उड़ान भरना चाहती है। वह चली गई, लेकिन उसकी यादें मेरे साथ रह गईं। हर बार जब मैं समुद्र को देखता तो उसकी आंखों की गहराई याद आती। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो उसकी आवाज मेरे भीतर गूंजती। उसके जाने के बाद गोवा का हर कोना वीरान लगने लगा था। समुद्र की लहरें, जो कभी हमारी बातों की गवाह बनी थीं, अब जैसे मुझे ताने दे रही थीं। हर जगह उसकी यादें थीं, उसकी हंसी, उसकी उलझने और वह अधूरापन जो उसने पीछे छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद एक शाम समुद्र किनारे बैठे मैं उसकी यादों में खोया हुआ था। तभी पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर मुड़ा और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। वह वहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गहराई और दर्द था। वह धीमे कदमों से मेरे पास आई और बैठ गई। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता था कि तुम यहाँ मिलोगे। मैं तुमसे दूर तो चली गई थी, लेकिन तुम्हारी यादें हर जगह मेरे साथ थीं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने जो चुना वह शायद सही था, लेकिन तुम्हारा यूं अचानक लौट आना, इसका मतलब क्या है? उसने गहरी सांस ली और समुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं यह नहीं कह सकती कि मैं सही थी या गलत, लेकिन मैं अब भी खुद को खोज रही हूँ। मुझे लगा था कि दूर जाकर सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उलझने और बढ़ गईं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने धीरे से पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस बार चीजें अलग होंगी? उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। शायद नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें दर्द दिया। मैं यह नहीं जानती कि हमारे बीच जो है वह प्यार है या सिर्फ एक आदत, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकी। उसकी यह बात सुनकर मेरे भीतर कई भावनाएं उमड़ पड़ीं, गुस्सा, दुख और कहीं न कहीं एक अधूरा प्यार। मैंने कहा, तुमने जो भी किया मैं उसे समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे वापस आने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार इतना आसान नहीं होता। वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। फिर उसने धीमे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानती हूँ, मैं बस यह चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे लिए जगह रख सको तो मुझे एक और मौका दो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन उनमें डर भी था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे नहीं पता कि हम इसे फिर से बना सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम भी अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए तैयार हो। उस रात हम दोनों ने गोवा के उस समुद्र किनारे पर बैठे बैठे अपनी टूटी हुई कहानी को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार हर शब्द में एक डर छिपा था कि शायद यह आखिरी मौका हो। प्यार आसान नहीं था, लेकिन हम दोनों के दिलों में कहीं न कहीं यह चाहत थी कि शायद यह आखिरी बार सच हो जाए। आसमान में बादल घिरने लगे थे, जैसे हमारे रिश्ते की परछाई बनकर, लेकिन उसी अंधेरे में कहीं दूर एक उम्मीद की हल्की सी रोशनी भी थी। उस रात की बातचीत के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। उसके शब्दों में जो सच्चाई और डर था वह मेरे भीतर गूंजता रहा। मैं उसे एक और मौका देना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी आंखों में जो अधूरापन दिखता वह मेरे दिल को चोट पहुंचाता। हमने एक बार फिर साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन हर मुलाकात में कुछ न कुछ ऐसा था जो हमें और दूर ले जा रहा था। वह पास बैठती, लेकिन उसकी आंखें कहीं और देख रही होतीं। उसकी मुस्कान झूठी लगती, जैसे वह मेरे लिए नहीं बल्कि किसी खोए हुए पल को याद कर रही हो। एक शाम जब हम समुद्र किनारे बैठे थे, मैंने उससे पूछा, क्या तुम वाकई इस रिश्ते को निभाना चाहती हो या तुम बस खुद को दोषी महसूस करने से बचा रही हो? उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। शायद मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद से भाग रही हूँ, और शायद तुमसे जुड़ना मेरे लिए एक सहारा है। उसके ये शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा सहारा बनने के लिए मैं हमेशा तैयार था, लेकिन अगर यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का नतीजा है तो यह प्यार नहीं है। यह एक भार है
जो मैं अकेले नहीं उठा सकता। वह चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी में सब कुछ था, उसकी उलझन, उसका डर और उसकी असमर्थता। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि वह वापस अपने देश जाना चाहती है। शायद मुझे अपने सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं जानता था कि उसे जाने देना ही सही है, लेकिन मेरे अंदर कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि वह लौटेगी। मैंने उससे कहा, अगर तुम वापस आना चाहो तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम न लौटो तो यह भी स्वीकार होगा। उसने जाते वक्त मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर मैं वापस नहीं आई तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया नहीं, बल्कि खुद को खोज लिया, उसने कहा। उसके जाने के बाद गोवा का हर कोना खाली लगने लगा। उसकी यादें मुझे बार बार परेशान करतीं, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि कभी कभी प्यार वह नहीं होता जो हमें बचाए। कभी कभी प्यार वह होता है जो हमें खुद से दूर कर देता है, ताकि हम खुद को फिर से खोज सकें। उसके जाने के बाद गोवा की हर गली और हर लहर मेरे लिए खामोश सी हो गई थी। मैं उसकी यादों से भागने की कोशिश करता, लेकिन वह हर जगह मेरा पीछा करती। फिर एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ उसकी आवाज थी। मुझे तुमसे मिलना है, उसने कहा। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? उसने बस इतना कहा, कृपया आओ, मैं अकेले यह सब सहन नहीं कर सकती। मैंने उसे मिलने की जगह पूछी और उसने मुझे गोवा के एक सुनसान इलाके में बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह तनावग्रस्त लग रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? उसने धीरे से कहा, मुझसे कुछ बहुत बुरा हो गया है। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मसला बन जाएगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, तुम खुलकर बताओ, हुआ क्या है? उसने बताया कि एक आदमी जिसे वह पहले से जानती थी ने उसे धमकाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह पीछा करते करते गोवा तक आ गया और उससे जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। स्थिति हाथ से निकल गई और उसने खुद को बचाने के लिए उसका सामना किया। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की थी, उसने कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। वह गिर पड़ा और मैं वहां से भाग आई। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, हमें सच बताना चाहिए। यह आत्मरक्षा थी, तुम्हारे पास बचाव का पूरा अधिकार था। लेकिन उसने कहा, तुम नहीं समझोगे। वह आदमी ताकतवर परिवार से था। अगर मैंने सच बताया तो वे मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि मामला गंभीर है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे भरोसा दिलाया कि हम इसका कोई हल निकालेंगे। अगले कुछ दिनों तक हम छिपे रहे। मैंने उसे सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके भीतर का डर और घबराहट हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे क्यों जुड़े हो? तुम इस परेशानी में क्यों पड़ रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जो भी हो, हम इसका सामना साथ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ ठोस कर पाते, पुलिस ने उस आदमी की लाश ढूंढ ली थी। अब वे इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक रात हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उसने घबराकर मेरी ओर देखा। मैंने उसे खिड़की से भागने का इशारा किया, लेकिन दरवाजा टूटने की आवाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आत्मरक्षा का मामला है, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। आज जब मैं इस पूरी घटना को याद करता हूँ तो मुझे यह समझ में आता है कि प्यार कभी कभी हमें मुश्किल रास्तों पर ले जाता है। मैंने उसे बचाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन शायद हमारे फैसले ही हमें उस जगह पर ले आए जहां से वापसी संभव नहीं थी। उसकी आंखों में आखिरी बार जो देखा वह था पछतावा, डर और कहीं न कहीं ये एहसास कि हम दोनों ने प्यार के नाम पर अपनी जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते अपनी कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे YouTube चैनल पर आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए लास्ट तक सुनेगा। यदि मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी सुनाते हैं। सुबह जब मैं नींद से उठी तब मैंने अपनी बेटी को जगाने का सोचा।
इसलिए मैंने उसे आवाज नहीं दी और सीधा उसके कमरे की ओर चल पड़ी। उसके कमरे के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। न जाने क्यों मुझे अचानक सावधानी बरतनी पड़ी और दरवाजे के पास जाने से पहले थोड़ा रुक गई। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंची और बाहर से ही दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगी। तब अंदर का दृश्य देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि कविता बिस्तर पर सोई हुई थी। उसने ब्लैक टी शर्ट और काली टाइट जीन्स पहने हुए थी। तब उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई थी। कहने को तो वह बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उससे थोड़ी ही दूरी पर मेरा बेटा अंजुमन खड़ा था। वह उसके इतने करीब खड़ा होकर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, और वह केवल देख ही नहीं रहा था बल्कि उसका हाथ भी हिला रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस लड़के की हरकतें, वह इतना निडर हो गया है कि मेरे घर में होते हुए भी वह कविता के कमरे में जाने की हिम्मत कर रहा है और उसे चुपचाप देख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह मेरा 21 साल का बेटा अंजुमन था, जो मेरी 25 साल की बेटी कविता को देख रहा था। उसके बाद दिन ब दिन उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। उसकी ये हिम्मत देखकर मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था कि वह कोई और कदम उठाकर कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दे, जिससे उन दोनों के जीवन का विनाश हो जाएगा। अंजुमन के कविता के प्रति इस तरह के विचार मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दिन ब दिन वह उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा था। कविता उससे 4 साल बड़ी थी, इसलिए उसकी दुनिया अलग थी। उसके कॉलेज फ्रेंड सर्कल्स अलग थे, जिनका अंजुमन से ज्यादा संबंध नहीं था। वे दोनों घर में एक साथ होते थे, या जब हमारा परिवार कहीं एक साथ जाता था तब वे एक साथ होते थे। जैसे कि आम भाई बहन एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे से शरारत करते हैं और एक दूसरे को तंग करते हैं, वैसे ही वो भी व्यवहार करते थे। कविता हमेशा की तरह उसके साथ खुलकर और बेफिक्र होकर रहती थी। शायद उसकी इस बेफिक्र आदत के कारण अंजुमन के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो गया था, और फिर उसकी बेफिक्र का फायदा उठाकर अंजुमन उसके और करीब जाने लगा था। कविता अपनी ही दुनिया में मग्न थी, इसलिए उसे कभी ध्यान नहीं आया कि उसका छोटा भाई उसे किस नजर से देखता था। जब भी उसे मौका मिलता वह उसे देखता रहता, खासकर जब वह झुकी हुई होती या नीचे बैठी होती, तब वह उसे हर एंगल से देखता रहता। वह कोई भी देखने का मौका नहीं छोड़ता था, बल्कि मस्ती करने के बहाने उसे छूने की भी कोशिश करता था। जहां नहीं छूना चाहिए वहां भी टच कर दिया करता। इस तरह जब भी उसे मौका मिलता वह कविता के साथ मस्ती करता और उत्साहित होकर झट से अपने कमरे में भाग जाता। वह कमरे में क्यों जाता था ये मुझे समझने में देर नहीं लगी, और जब भी ऐसा कुछ होता मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि मेरा अपना बेटा मेरी अपनी बेटी को इस तरह देख रहा था। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात थी, और अंजुमन के लिए भी, क्योंकि वह यह काम कर रहा था, और मेरे लिए क्योंकि मैं यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं उसे कैसे दोषी ठहराती? मुझे अपने बेटे पर दया आती थी। आज के मॉडर्न जमाने में जहां बच्चों को टीवी, सिनेमा, इंटरनेट और मोबाइल से असीमित जानकारियां मिलती हैं, उसका असर उनके व्यवहार पर पड़ रहा था। यह कैसे संभव है? बुरा तो ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि वह ऐसा करेगा। मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा और सुखी जीवन मिले। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे का मन इस मॉडर्न दुनिया के कारण कितना भ्रष्ट हो गया है, तब उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। और मेरे पति से यह बात कहने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर उन्हें यह पता चल गया तो वह अंजुमन की मानसिकता को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे और उसे या तो मार पीट कर सुधारेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अंजुमन के मन की बात कविता को थोड़ा इशारे में बता दूं, ताकि वह उसके साथ सतर्कता से पेश आए। लेकिन इससे यह भी हो सकता था कि उसके मन में अंजुमन के प्रति नफरत पैदा हो जाए और उनके संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएं। और अगर उसने अंजुमन से कुछ कहा तो अंजुमन गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा सकता था, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता था। मुझे उन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को खत्म नहीं करना था, और ना ही उनके असली संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। इसलिए मैं कविता को कुछ नहीं बता पाई और अंजुमन पर नजर रखती रही। सही समय पर उसे समझाने का सोचने लगी। अब जब भी अंजुमन कविता को गुपचुप देखता
तो मैं उसे किसी न किसी बहाने वहां से हटने पर मजबूर कर देती, जिससे अंजुमन का उतावलापन रुक जाता। लेकिन आज अंजुमन की हिम्मत देखकर मुझे समझ आया कि अब ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। अगर मैंने अंजुमन को समय पर नहीं रोका तो वह कविता की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे अब कुछ करना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंजुमन की इस हरकत पर क्या कदम उठाऊं। मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे सही तरीके से संभालूं तो वह सामान्य हो जाएगा। फिर उस समय मुझे जो सही लगा, मैंने वह करने का फैसला किया। अगर मैं अचानक अंजुमन को बिना बताए अंदर जाती तो वह घबरा जाता, और अगर कविता उसे उस हालत में देख लेती तो उसे भी बहुत बुरा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शोर मचा दूं, ताकि अंजुमन को पता चल जाए कि मैं अब जाग चुकी हूं। इस तरह वह सावधान हो जाएगा और कविता के कमरे से निकल जाएगा। तब मैंने रसोई में जाकर एक प्लेट गिरा दी, जिससे बड़ा शोर हुआ। मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि अंजुमन की परछाई पास के रास्ते से गुजर रही थी। उसके जाते ही मुझे राहत महसूस हुई। फिर मैंने कविता को आवाज दी और उसे उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ गई। तब मैंने अंदर झांक कर देखा, तब कविता अभी भी सो रही थी। इतनी आवाजें होने के बाद भी कविता नहीं उठी थी। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर वह इतनी गहरी नींद में सोएगी तो अंजुमन उसे आसानी से देख सकेगा और कोई भी गलत हरकत करेगा। आखिरकार मैंने उसके पास जाकर उसे जगाया। तब उसने देर होने के लिए मुझ पर गुस्सा किया और दौड़कर बाथरूम में चली गई। फिर मैं अपने काम में लग गई। कुछ ही मिनटों बाद मैंने देखा कि अंजुमन कविता के कमरे की तरफ जा रहा था। तब कविता तैयार हो रही थी। ये सोचकर मैंने अंजुमन को रोकने की कोशिश की। मैंने फिर से थोड़ा शोर किया, जिससे अंजुमन को पता चल गया कि मैं आ रही हूं। तब अंजुमन ने मुझे देखा और शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। फिर वह जल्दी से अपने रूम में चला गया। मैं कविता के बाहर जाने का इंतजार करने लगी। वह तैयार होकर बाहर आई और मुझे बाएं करके चली गई। तब मैंने अंजुमन को हॉल में बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उसके रूम की तरफ गई और देखा कि वह वहां नहीं था। फिर मैंने देखा कि वह बाथरूम में था। तब मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर की आवाज सुनी। फिर मैं वापस हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अंजुमन बाहर आया और मुझसे पूछने लगा, मम्मी, आपने मुझे बुलाया था क्या? मैंने कहा, हाँ, इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज के टोन से उसने समझ लिया कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। तब वह बेचैन हो गया और थोड़ा घबराकर वह मेरे दबे पांव मेरे पास आकर बैठ गया। और तब मैंने उसे डांटना शुरू किया। पहले वह कविता के कमरे में उसे देख रहा था, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वह उसे बार बार देख रहा है। और पहले भी कई बार मैंने उसे ऐसा करते हुए नोटिस किया था। मैंने उसे इस बारे में खूब डांटा। अब अंजुमन को समझ में आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और मुझे सब पहले से ही पता है। तब वो डर गया। फिर मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसके पापा को बताऊंगी। यह सुनकर वह रोने लगा और बोला, मम्मी प्लीज मम्मी, ऐसा मत करो। ये कहते हुए वह मुझसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और मुझसे एक मौका मांगने लगा। अब वह मेरे पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। तब मैंने उसे थोड़ा समझाया और बताया कि वह जो कर रहा था वह कितना गलत था और अगर किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। आखिरकार मैंने उसे यह वादा लिया कि वह अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उसे डांटना बंद किया। मुझे लगा कि अब वह समझ गया है और फिर ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद अंजुमन बिल्कुल सीधा हो गया था। मैंने उसे फिर से कविता को घूरते हुए नहीं पाया और इससे मुझे लगा कि उसने अपनी गलती समझ ली है। ऐसा लगा कि अब वह सुधर गया है। मैंने उसके साथ बातचीत और मेलजोल को 1 महीने तक सीमित रखा, ताकि उसे यह एहसास हो कि उसका व्यवहार गलत था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। हम पहले की तरह हंसी मजाक और बातों में मशगूल हो गए। कभी उसके कमरे में, कभी हॉल में बैठकर मस्ती करते। मैं उससे उसके कॉलेज के दोस्तों की कहानियां पूछती और वह बड़े जोश और चाव से मुझे सब कुछ बताता। उसकी बातें सुनकर मुझे खुशी होती और मन हल्का लगने लगता। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसे फिर से कविता को देखते हुए पकड़ लिया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क था, लेकिन मेरी नजरों से बच नहीं पाया। मेरा गुस्सा फिर से उफान पर था, लेकिन इस बार मैंने उसे डांटा नहीं, क्योंकि इस बार गुस्से के साथ चिंता ने भी जगह बना ली थी।
उसने मुझे पहले बताया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वह दोस्तों के साथ रहता है। फिर भी उसे कविता को देखने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? यह सवाल मेरी समझ से परे था। मैंने तय किया कि इस बार इस मसले को गहराई से सुलझाऊंगी। 3 दिन बाद दोपहर का वक्त था। घर में हम दोनों अकेले थे। वह अपने कमरे में था और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने मन ही मन ठाना कि आज यह बातचीत होनी ही चाहिए। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद था। जब खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। यहां तक पहुंचकर कहानी का मोड़ इतना रहस्यमयी हो गया कि यह सच्चाई का सामना करने की ओर बढ़ रहा था। अब मेरे अगले कदम ने अंजुमन के राज को उजागर करना तय कर दिया था। दरवाजे पर मैंने हल्की दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ। दरवाजा खोलते ही अंजुमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और बोला, अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? वो थोड़ा झिंझकते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मैगजीन पढ़ रहा था। वो बिस्तर के पास बैठा हुआ था और हाथ में मैगजीन पकड़े हुए मुझे दिखाने लगा। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, ये बात कुछ और है। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर बस पढ़ रहे थे तो दरवाजा क्यों बंद किया? उसने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये मैगजीन कॉलेज की पत्रिका है। मैं उसके बिस्तर के पास बैठ गई और कहा, क्या पढ़ रहे थे इसमें? उसने मैगजीन खोलकर एक लेख दिखाया। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान लेख से ज्यादा उसकी झिंझक पर था। मैंने कहा, बताना तो सही, इसमें ऐसा क्या खास है जो इतना ध्यान लगा रहे हो? वो थोड़ा शांत हो गया। शायद वो कुछ छिपा रहा था, या शायद उसे यकीन नहीं था कि मुझे क्या बताना चाहिए। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, चलो मुझे भी पढ़ाओ, फिर मैं बताऊंगी क्या खास है। मैं उसके पास बिस्तर पर लेट गई। अंजुमन पीठ के बल लेटा हुआ था। हमारी आंखें मिल गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमने साथ में वो लेख पढ़ा। लेख खत्म होते ही उसने कहा, इसमें और कुछ खास नहीं है। तुम क्या पढ़ना चाहती हो? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसने मुझे मैगजीन थमाई। मैंने बिस्तर के किनारे पर लेटते हुए मैगजीन को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया। अंजुमन ने तुरंत मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर अचानक उसका हाथ गलती से मेरी कमर पर गलत जगह छू गया। उसकी आंखों में झिझक और माफी साफ दिख रही थी। उसने तुरंत दूसरा हाथ बढ़ाकर मुझे संभाला और कहा, सॉरी, मैं बस तुम्हें गिरने से बचा रहा था। मेरे होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं। उस पल की नजदीकी में कमरे में सन्नाटा छा गया। वो पल जितना अजीब था, उतना ही दिलचस्प भी। हम दोनों की नजरें फिर से मिलीं। मैं उसकी आंखों में कुछ और देख रही थी, शायद एक छिपी हुई सच्चाई, शायद एक एहसास जो अब तक अनकहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंजुमन, तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तुरंत पूछा, क्या? मैंने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, कविताओं के बारे में, और तुम्हारे दिल की कविताओं के बारे में। कमरे में धीरे धीरे एक नर्म सी रोमांटिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। अंजुमन मुस्कुरा दिया, और शायद अब वो भी जानता था कि ये बातचीत अब सिर्फ कविताओं तक सीमित नहीं रहेगी। शाम का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा के झोंकों के साथ खिड़की के पर्दे लहरा रहे थे। मैं किताबों के शेल्फ के पास खड़ी थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। इससे पहले कि मैं जमीन से टकराती, एक मजबूत हाथ ने मेरी कलाई थाम ली। ध्यान से। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। मैंने खुद को संभाला और उसकी ओर देखा। अंजुमन का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उसकी मासूम आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मम्मी, वह लड़खड़ाते शब्दों में कुछ कहना चाहता था। मैंने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का किया। अरे, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं जरूर गिर जाती। उसकी घबराई हुई मुस्कान अब खिलखिलाहट में बदल गई। माहौल में एक सुकून सा भर गया। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा, अंजुमन, यह मैगजीन मुझे पढ़कर सुनाओ। छोटे अक्षर मुझे ठीक से दिखाई नहीं देते। वह तुरंत तैयार हो गया। उसने मैगजीन उठाई और पढ़ने लगा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो मुझे अंदर तक छू गई। मैं चाहती थी कि वह और आराम से पढ़े, इसलिए मैंने अपना हाथ
उसके सिर के नीचे रखा और उसे पास खींच लिया। वह कहानी पढ़ रहा था और मैं उसकी आवाज के उतार चढ़ाव में खो गई थी। उसकी मासूमियत, उसकी लगन, सब कुछ मुझे मोह रहा था। अब आगे तुम पढ़ो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मैगजीन अपने हाथ में ली और अगले पन्ने पलटने लगी। उसकी उपस्थिति मेरे पास एक अलग सी गर्माहट ला रही थी। तभी मैंने हल्की हलचल महसूस की। उसने अनजाने में अपना पैर मेरे पैर पर रखा था। मैं चौंकी, लेकिन उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। उसकी हरकतें मुझे एक नई तरह की भावनाओं में डुबो रही थीं। मैं सोचने लगी कि कैसे बचपन की मासूमियत और अनजाने भाव धीरे धीरे जीवन के रोमांचक सफर की ओर इशारा करते हैं। सन्नाटे के दायरे में अंजुमन और मैं, कमरे में गहरी खामोशी थी, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। अंजुमन का व्यवहार मुझे असमंजस में डाल रहा था। मन में हलचल हो रही थी, एक तूफान जो शांत दिखते समुद्र के नीचे बेकाबू था। मैंने सोचा, क्या ये पल सही है? क्या मैं इसे खत्म कर दूं? लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जकड़ रही थी। मैं मैगजीन थामे नाटक करती रही, पर अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी कि इस माहौल में कुछ असामान्य था। उसकी मौजूदगी का प्रभाव मुझ पर गहराता जा रहा था। वक्त थमा सा लगा। कुछ मिनट बीते, लेकिन वह वक्त घंटों की तरह भारी लग रहा था। आखिरकार मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। एक गहरी सांस लेते हुए मैं अंजुमन की ओर मुड़ी और धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, अंजुमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ जाम हो गया है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, शायद असमंजस भी। मैंने हल्के से उसका हाथ अपने पेट से हटाया और धीरे से खुद को उससे दूर कर लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? मैंने पूछा। अंजुमन कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। उसकी अनुपस्थिति ने मुझे राहत की सांस लेने का मौका दिया। मुझे महसूस हुआ कि हमें दोनों को कुछ समय चाहिए। जब वह वापस आया, उसके हाथ में पानी का गिलास था। मैंने उसकी ओर देखा। वह अब थोड़ा सामान्य लग रहा था। मैंने गिलास लिया और जल्दी जल्दी पानी पिया, जैसे उससे राहत की बूंदें मिल रही हों। अंजुमन ने गिलास वापस किनारे पर रख दिया और बिस्तर पर मेरे पास बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक और मेरे अंदर बाकी सवाल, लेकिन वह खामोशी अब बोझिल नहीं थी। यह एक नया आरंभ था, शायद हमारे रिश्ते की एक नई परत। तो अब? मैंने मुस्कान के साथ पूछा। हमने हल्की बातचीत शुरू की। धीरे धीरे कमरे की खामोशी में मिठास घुलने लगी, लेकिन दिल के कोने में यह एहसास था कि यह सिर्फ एक अध्याय था। पूरी कहानी अभी बाकी थी। रात के सन्नाटे में जब अंजुमन से मेरी बातें हो रही थीं, तो बातचीत कविता के विषय पर आ गई। मैंने उससे सीधे सवाल किया, तुमने फिर से कविता को देखना क्यों शुरू किया? अंजुमन ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई और बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे उदाहरण देकर समझाया कि मैंने कैसे महसूस किया था कि वह उसे देख रहा था। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि मैं गलत नहीं थी। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। मैंने उसकी बातों को हल्के अंदाज में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो अंजुमन, अगर फिर से ऐसा हुआ तो इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। उसने भी मुस्कुराकर वादा किया कि वह अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद हमारी बातचीत दूसरे विषयों पर शिफ्ट हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब मुझे जाना चाहिए, और मैं उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आते ही मैंने बिस्तर पर बैठकर उस पूरी घटना पर विचार करना शुरू किया। अंजुमन की आंखों और उसके हाव भाव ने मुझे कहीं गहरे प्रभावित किया था। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को गौर से देखने लगी। मन में सवाल उठा, क्या मेरे और अंजुमन के बीच एक अनकहा जुड़ाव है? और जवाब मिला, शायद हाँ। इस एहसास ने मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल मचा दी। मुझे समझ आ गया था कि मुझे अंजुमन का ध्यान कविता से हटाना होगा। इस विचार ने मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। मैंने खुद को फिर से तैयार करने का फैसला किया, न सिर्फ अंजुमन के लिए बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए। अगले दिन से मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैंने सख्त डाइटिंग शुरू की, तले भुने और मसालेदार खाने को अलविदा कह दिया। हर सुबह योगा और एक्सरसाइज मेरे रूटीन का हिस्सा बन गए। 2 महीने की मेहनत के बाद मेरा शरीर बदलने लगा। मैं पहले से अधिक स्लिम और फिट महसूस करने लगी।
अब मैंने ढीले ढाले कपड़े पहनना बंद कर दिया। उनकी जगह फिटिंग वाले परिधान ने ले ली। जो साड़ियां मैंने खुद से दूर कर दी थीं, उन्हें फिर से पहनने लगी। खास तौर पर मेरी पसंदीदा बनारसी साड़ियां, जिनमें खुद को देखकर मैं खिल उठती थी। मेरे इस बदलाव को किसी ने नोटिस न किया हो, यह तो नामुमकिन था। सबसे पहले मेरे घरवालों ने ध्यान दिया, फिर पड़ोसियों और दोस्तों ने भी तारीफ की। मेरी एक पुरानी दोस्त, जो पास के पार्लर की मालकिन थी, हमेशा मुझे फेशियल और ब्लीच करवाने के लिए कहती थी। अब मैंने उसकी सलाह मानी और खुद को और निखारने के लिए पार्लर जाने लगी। मेरे बालों को नई स्टाइल और रंग देकर मैंने अपने व्यक्तित्व में एक और नयापन जोड़ा। जब मैं आईने में खुद को देखती तो यह नई मैं पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी नजर आती। 1 महीने के भीतर मेरा रूप रंग पूरी तरह बदल चुका था। अब मैं न केवल अपनी उम्र से कम दिखने लगी थी, बल्कि मेरे अंदर का आत्मविश्वास भी छलकने लगा था। सबने मेरी तारीफ की और मुझे महसूस हुआ कि मैंने खुद को फिर से पा लिया है। यह बदलाव न केवल बाहरी था, बल्कि आंतरिक भी। मैं अब जानती थी कि मैं अंजुमन के मन को कविता की ओर से मोड़कर अपने प्रति आकर्षित कर सकती हूँ। लेकिन यह सब करते हुए मैंने एक चीज सीखी, खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। इस नई यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि असली ताकत अपने भीतर झांकने और खुद को स्वीकारने में है। मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए थे, जो धीरे धीरे मेरे आसपास के लोगों का ध्यान खींचने लगे थे। खासकर जब लोग मुझे देखकर तारीफ करने लगे, मुझे यह अच्छा लगता था। पहले ऐसा लगता था कि यह ध्यान सिर्फ मेरे युवा होने के कारण था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि बदलाव के साथ एक नई पहचान भी जुड़ी होती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर मेरे बेटे अंजुमन पर पड़ा। पहले वह बस यही कहता था, मम्मी, आप अब कितनी अलग लग रही हैं। लेकिन धीरे धीरे वह मुझे उस नजर से देखने लगा जैसे वह अपनी बहन कविता को देखता था। यह देखकर मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन मैंने इसे समझने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि अंजुमन को यह बदलाव सही तरीके से महसूस हो और मुझे उसकी प्रतिक्रिया का सही तरीके से सामना करना था। यह एक गहरी चुनौती थी और मैंने सोचा कि इस स्थिति से निपटने के लिए मुझे अपना रवैया बदलना होगा। मैंने खुद को यह समझाया कि अगर मैं अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपनी आत्मसमझ और आत्म आदर को बढ़ाना होगा। मैंने महसूस किया कि जब मैं खुद के प्रति प्यार और आदर रखती हूँ, तो वह मेरे बेटे को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंजुमन और मैं दोनों एक दूसरे से खुलने लगे। मैंने उसे यह सिखाने की कोशिश की कि जीवन में खुद से प्यार करना और अपनी पहचान को समझना कितना जरूरी है। हम दोनों के बीच अब पहले से ज्यादा विश्वास और समझ थी। अब वह मुझसे अपनी परेशानियों और सवालों के बारे में खुलकर बात करता था और मैं भी उससे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें साझा करती थी। हम दोनों ने समझा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और उनके विचारों को समझना रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक दिन जब अंजुमन ने मुझे बताया कि मैं पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगी हूं, तो मेरे दिल में एक नया विश्वास पैदा हुआ। मुझे महसूस हुआ कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। यह बदलाव हमारी रिश्तों की समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान को और गहरा करता है। अंजुमन, मैंने उसे प्यार से कहा, तुम हमेशा याद रखना कि हर बदलाव के पीछे एक मकसद होता है। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि खुद का ख्याल रखना और खुद को प्यार करना कितना जरूरी है। अंजुमन ने मेरी बात समझी और उसके बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वह मुझसे और भी खुलकर बात करने लगा और मैं भी उससे अपने दिल की बातों को साझा करने लगी। हमारे रिश्ते में अब और भी गहराई आ गई थी और हम दोनों ने यह समझा कि एक दूसरे का साथ देना, समझना और प्यार करना सबसे अहम है। हमारे बीच का यह बदलाव हमें और भी करीब लाया और हम दोनों ने मिलकर जीवन की नई शुरुआत की। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि रिश्ते, प्यार और समझ के साथ साथ खुद का सम्मान और आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ सुविचार हैं जो इस कहानी के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। खुद से प्यार करना सबसे बड़ा बदलाव है जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं। जब हम खुद को समझते हैं और अपनाते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास और रिश्ते दोनों मजबूत होते हैं। रिश्ते समझ और सम्मान पर आधारित होते हैं, न कि अपेक्षाओं और भ्रम पर। हर रिश्ता तभी सही दिशा में बढ़ता है
जब उसमें पारदर्शिता और संवेदनशीलता होती है। आत्मसम्मान और आत्मप्रेम हमें अपने रिश्तों में बेहतर समझ और संतुलन लाने में मदद करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों को भी सही तरीके से समझ और प्यार कर पाते हैं। बदलाव की सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है और यही ताकत हमें अपने रिश्तों को और मजबूत बनाती है। हर परिवर्तन एक नई शुरुआत होती है जो हमें अपने और दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। समय और विश्वास रिश्तों की नींव हैं। जब दोनों होते हैं तो हर चुनौती का समाधान संभव हो जाता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के समय और भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये सुविचार कहानी के गहरे संदेश को और भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो आत्मसमर्पण, समझ और सच्चे रिश्तों की अहमियत को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह के बदलाव महसूस किए हैं? हमें अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसे लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरी चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। शादी का माहौल था। सभी लोग धूमधाम से डांस और मस्ती में लगे हुए थे। भाभी जी स्टेज पर जाकर अपनी सहेलियों के साथ डांस करने लगीं। उनका डांस देखकर सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। भाभी का लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर नाचते हुए चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी अचानक हल्की हवा का झोंका आया और उनकी साड़ी का पल्लू उड़ने लगा। भाभी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया और डांस में मग्न रहीं। लेकिन जैसे ही साड़ी का पल्लू हवा में पूरी तरह उड़ने लगा, आसपास खड़े मेहमान हल्की हल्की हंसी में फुसफुसाने लगे। भैया, जो पास ही खड़े थे, ये सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत जाकर सिचुएशन संभालने की कोशिश की। भैया ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो? थोड़ा संभल कर। सब लोग देख रहे हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। भाभी ने झेंपते हुए कहा, सॉरी, मैं डांस में इतनी खो गई थी कि ध्यान ही नहीं दिया। भैया ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अब ज्यादा डांस करने की जरूरत नहीं है, चलो नीचे बैठो। भाभी ने मन ही मन थोड़ा नाराज होकर भैया की तरफ देखा और धीरे धीरे स्टेज से उतर आईं। लेकिन उनकी सहेलियां उनके पास आकर मजाक में कहने लगीं, अरे भाभी, भैया जी तो बड़े पजेसिव हैं, लगता है आपको डांस करने से डरना पड़ेगा। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पजेसिव नहीं, बस थोड़ा ज्यादा केयर करते हैं। शाम का माहौल फिर से हल्का हो गया। भैया ने बाद में भाभी को एक कोने में ले जाकर समझाया, देखो, तुम्हें डांस करना है, करो, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखा करो। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं चाहता। भाभी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाई। इस छोटी सी घटना ने उनके रिश्ते की मिठास को और बढ़ा दिया। शाम ढल चुकी थी और शादी का माहौल और भी रंगीन हो गया था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर रोशनी झिलमिला रही थी। भाभी अभी भी भैया की डांट के बाद थोड़ा खिन्न सी थीं। वो मंडप के पास बैठी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और नमी दिख रही थी। भैया ये सब देख रहे थे और उनका मन कहीं न कहीं भारी हो गया था। कुछ देर बाद भैया ने धीरे धीरे भाभी के पास जाकर उनके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा। भाभी ने नजरें ऊपर उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। भैया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो, जो कुछ भी हुआ मैं उसका दोषी हूं। शायद मुझे तुम्हें सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन समझो, तुम्हें लेकर मेरी चिंता ही मेरी कमजोरी है। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचे। भाभी ने हल्के से अपनी पलकें झपकाईं और धीमी आवाज में बोली, मुझे समझ है तुम्हारी फिक्र की, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे बुरा महसूस कराया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे प्यार में थोड़ी आजादी भी होनी चाहिए? भैया ने उनकी बात पर गहरी नजर डाली। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी थोड़ा समझना होगा। भाभी की नजरें झुक गईं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। माहौल फिर से हल्का हो गया। भैया ने अचानक उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, अब गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ एक डांस करो। भाभी ने हैरानी से उनकी ओर देखा, अरे तुम और डांस, ये कब से हुआ? भैया ने हंसते हुए कहा, बस तुम्हारे साथ डांस करने का मन हो रहा है।
क्या कहती हो? भाभी थोड़ी झिझकी, लेकिन भैया का उत्साह देखकर वो मान गईं। दोनों स्टेज पर पहुंचे और धीमी म्यूजिक शुरू हुआ। भैया ने धीरे से भाभी का हाथ थामा और उनकी कमर पर हाथ रखकर उन्हें खींच लिया। उनके बीच एक पल के लिए गहरी नजरें टकराईं। म्यूजिक के साथ दोनों ने धीमे धीमे कदम बढ़ाने शुरू किए। भाभी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें डांस करना आता भी है? भैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ तो कुछ भी सीख सकता हूं। इस बीच मेहमानों की निगाहें उन पर टिक गईं। भैया और भाभी की केमिस्ट्री इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। डांस खत्म होने के बाद भैया ने भाभी के कान में धीरे से कहा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। अगर तुम्हारी मुस्कान मेरे गुस्से की वजह से छिन जाए तो मुझे माफ करना। भाभी ने अपनी उंगलियों से भैया के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ ये अधूरी जिंदगी भी पूरी लगती है। बस अगली बार प्यार से समझाना। उस रात दोनों ने खुलकर अपने मन की बातें की और महसूस किया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी की कितनी अहमियत होती है। शादी का माहौल अब और भी खुशनुमा हो गया था, क्योंकि हर कोई इस खूबसूरत जोड़ी की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। शादी की रात समा कुछ अलग था। मंडप में दीपों की रोशनी बिखरी हुई थी और हर कोने में प्यार और उमंग की हवाएं बह रही थीं। रिश्ते जो वक्त की धारा में बंधे थे, अब नए मोद्दा पर थे। भाभी, जिनकी आंखों में जोश और उत्साह की चमक थी, वह अपने पति के साथ कुछ खास महसूस कर रही थीं। आज रात कुछ अलग था और वह पूरी तरह से इस पल को जीने के लिए तैयार थीं। म्यूजिक सिस्टम में धीमी धीमी धुनें गूंज रही थीं। भाभी ने धीरे धीरे अपने कदम इस धुन के साथ मिलाए। उनके चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास था और वह जैसे पूरी दुनिया को अपनी धुन में समाहित कर रही थीं। भैया जी, जो पहले से ही नर्वस थे, अचानक भाभी की नृत्य में खो जाने की वजह से पूरी तरह से उनके साथ जुड़ गए। वह उन्हें देखते हुए उनके पास आए और धीरे से उनका हाथ पकड़ा। भाभी ने देखा कि भैया जी की आंखों में वही चमक थी जो हमेशा उनकी शादी के दिन थी। इस बार वह न केवल पत्नी के रूप में बल्कि एक सशक्त साथी के रूप में खड़ी थीं। भैया जी ने भाभी के हाथ को थामते हुए एक हल्का सा खींचा और दोनों साथ में नृत्य करने लगे। जैसे जैसे वह एक दूसरे के करीब आते गए, उनका प्यार एक नए रूप में खिलने लगा था। दूसरी तरफ सभी मेहमान भी इस खूबसूरत नृत्य और रिश्ते की ताजगी को महसूस कर रहे थे। भाभी और भैया जी के बीच का रोमांस शरारत और समझ का सुंदर मिश्रण था। उनके हर कदम में एक नई लहर, एक नई ऊर्जा थी जो उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वही प्यार था जो उन्होंने पहले दिन महसूस किया था, लेकिन अब यह और भी मजबूत हो चुका था। उनकी नृत्य की लय ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह दोनों अब केवल एक दूसरे में खो गए थे, जैसे समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही न हो। हर पल, हर हरकत में एक नई ख्वाहिश थी, एक नई उम्मीद थी। ये पल, ये रात उनके रिश्ते का सबसे सुंदर और यादगार हिस्सा बन चुकी थी। रात का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। विवाह की खुशियां, संगीत की धुनें और नृत्य की ऊर्जा ने सभी को जकड़ लिया था, लेकिन भाभी और भैया जी के बीच कुछ था जो उनके दिलों में चुपके से उभर रहा था। वह प्यार जो पहले कभी पूरी तरह से खोला नहीं गया था, अब धीरे धीरे दबाव महसूस कर रहा था। भाभी, जो पहले अपने पति के साथ नृत्य कर रही थीं, अचानक थोड़ी चुप हो गईं। उनकी आंखों में कुछ अधूरी बातें थीं, कुछ सवाल थे जो हमेशा उनके दिल में दबी हुई थीं। भैया जी ने यह महसूस किया। वह उनके पास गए और धीरे से उनका हाथ पकड़ा, लेकिन भाभी ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। क्या हुआ? भैया जी ने अपनी आवाज में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। भाभी ने सिर झुका लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। लेकिन उनकी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। भैया जी ने महसूस किया कि कुछ तो था जो भाभी की चुप्पी में छिपा था। वह जानता था कि ये न केवल रात का जादू था, बल्कि रिश्ते में कुछ अज्ञात हलचल भी थी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? भैया जी ने फिर से पूछा। इस बार उनकी आवाज में एक हल्का सा डर था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके बीच कोई गलतफहमी आए। भाभी ने गहरी सांस ली और बोला, क्या कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच इतनी दूरी क्यों है? क्यों हमारी बातों में अब वह पुरानी नमी नहीं है? क्यों तुम मुझे अब पहले जैसे नहीं समझ पाते?
ये सुनते ही भैया जी का दिल धड़कने लगा। उन्होंने भाभी की ओर देखा और एक ठहरी हुई चुप्पी में डूब गए। वह समझने लगे थे कि भाभी के दिल में कुछ सवाल थे जो उन्होंने कभी खुद से नहीं किए थे। भाभी ने धीरे धीरे अपने दिल की बातों को बाहर निकालना शुरू किया। मैं महसूस करती हूँ कि हमारी शादी में कुछ चीजें अधूरी हैं। हम एक दूसरे के पास तो होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? भैया जी ने थोड़ी देर तक चुप रहकर उनकी बातें सुनी। वह जान गए थे कि भाभी के दिल में एक संघर्ष था जो उन्हें अब तक नहीं दिखा था। वह खुद भी महसूस कर रहे थे कि रिश्ते में कुछ उलझनें थीं। वह जानते थे कि इन अनकहे शब्दों के बीच कुछ और था जो उनके रिश्ते को मजबूत या फिर कमजोर कर सकता था। मैं समझता हूं, भैया जी ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? कभी कभी हमें एक दूसरे को और गहरे से समझने की जरूरत होती है, और यह समय हम दोनों के लिए है। भाभी ने उनके चेहरे पर देखा और एक हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर आई। मुझे पता है, लेकिन हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा सच्चाई से बात करनी होगी। मैं जानती हूं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन हमें अपने रिश्ते को और गहराई से समझने का समय चाहिए। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बता रही थी। यह एक नई शुरुआत की तरह था, लेकिन यह भी एक एहसास था कि जब तक दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझेंगे और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वह पुराना जादू वापस नहीं लौट सकता था। भाभी और भैया जी की बातचीत के बाद कुछ देर के लिए कमरे में गहरी चुप्पी छा गई थी। उनकी आंखों में सवाल और उत्तर दोनों ही थे, और दिल में एक अजीब सा बवंडर था। भाभी का चेहरा अब भी थोड़ा उतरा हुआ था, जैसे कुछ बोला न जा रहा हो, और भैया जी का दिल भी भारी था, क्योंकि वह जान रहे थे कि रिश्ते में यह खामोशी शायद एक नए मोड़ की शुरुआत है। कुछ देर बाद भाभी ने धीरे से सर उठाया और कहा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों का रिश्ता जैसे रेत की दीवार पर खड़ा हो? भैया जी का दिल धड़कते हुए हल्का सा टूट गया, क्योंकि वह जानते थे कि भाभी की ये बातें उनकी गहरी उलझन का प्रतीक थीं। भैया जी ने एक गहरी सांस ली और भाभी की ओर देखा। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ, भाभी ने अपने गले में कसावट के साथ कहा। हम दोनों एक दूसरे के करीब तो होते हैं, लेकिन फिर भी दूर रहते हैं। वह सच्चा कनेक्शन, वह जुड़ाव जो हमें पहले महसूस होता था, अब कहीं खो सा गया है। यह सुनकर भैया जी का दिल और भी भारी हो गया। वह यह नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंचे जहां समझ और प्यार की कमी महसूस हो, लेकिन वह जानते थे कि यह उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने के लिए कदम उठाना होगा। मुझे तुम्हारा दर्द समझ आता है, भैया जी ने कहा, और भाभी की ओर बढ़ते हुए उनका हाथ पकड़ा। हम दोनों ने शायद कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से एक दूसरे से नहीं साझा किया। हम दोनों ने अपनी अपनी परेशानियों को अंदर दबाए रखा। मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे से सच्ची बातें करनी चाहिए, बिना किसी डर या शर्म के। भाभी ने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह जो कह रहे हैं वह सच था। उनके दिल में भले ही कई सवाल थे, लेकिन इस क्षण में भैया जी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे दोनों एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं जितना वह खुद समझते थे। तुम सही कह रहे हो, भाभी ने धीरे से कहा। हमें एक दूसरे से और खुलकर बात करनी होगी। मैं जानती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत है, लेकिन हमें खुद को और अपने दिल को पूरी तरह से खोलने की जरूरत है। भैया जी ने उनकी आंखों में देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जान गए थे कि यह एक नया आरंभ है, जहां वे दोनों अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाएंगे। वह प्यार और समझ से भरा हुआ एक नया अध्याय होगा, जिसमें दोनों पार्टनर अपने डर और असुरक्षाओं को सच्चाई से साझा करेंगे। फिर एक पल के लिए दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस चुप्पी में कुछ था, एक गहरी समझ, एक शांति जो दोनों के दिलों को जोड़ रही थी। वह पल, वह समझ एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रही थी जो सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत था। भाभी ने धीरे से अपना सिर भैया जी के कंधे पर रखा और भैया जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वह दोनों जानते थे कि इस पल ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया है, और अब उन्हें एक दूसरे के साथ अपने दिलों की गहराई से जुड़ने का समय मिल चुका था। रात की चुप्पी अब भी कमरे में गहरी थी,
लेकिन भाभी और भैया जी दोनों की आंखों में एक नई समझ थी। वे एक दूसरे के साथ खड़े थे और हालांकि कुछ भी कहे बिना एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस कर रहे थे। यह वह क्षण था जब रिश्ते में बदलाव आ रहा था, लेकिन किसी अनजाने डर के कारण दोनों के दिलों में कुछ खालीपन था, कुछ अधूरा था। भाभी ने अपनी नजरें झुका दी और फिर धीरे से कहा, क्या तुम मुझे कभी पूरी तरह से समझ पाओगे? यह सवाल उनकी नजरों में तैर रहा था, जैसे वो किसी गहरे जाल में फंसी हों। भैया जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, तुम समझाओगी तो शायद मैं समझ पाऊं। तुम हमेशा मेरे पास होती हो, लेकिन क्या तुम खुद को मेरे पास महसूस करती हो? भाभी ने सिर झुकाया और एक लंबी गहरी सांस ली। जब तुम पास होते हो तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, उन्होंने धीमे से कहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं और मैं इस दूरी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही हूं। भैया जी का दिल थोड़ा सा सिहर गया। वह जान रहे थे कि भाभी की बातों में एक गहरी कड़वाहट थी जो केवल वक्त और समझ की कमी से बढ़ी थी। तुम सही कह रही हो, भैया जी ने गंभीरता से कहा। मैंने भी तुम्हें कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया। हमारी शादी के बाद मैंने शायद अपने काम और रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को खो दिया। शायद मैंने तुम्हें वह समय और ध्यान नहीं दिया जिसके तुम हकदार हो। भाभी की आंखों में आंसू थे जो अब किसी तरह से धीरे धीरे उनके गालों से बहने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सोच में डूब गईं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सारी उम्मीदें दीं, भाभी ने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूं, तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे अंदर की भावनाओं को समझ नहीं पाते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों ही अपनी अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं। ये सुनकर भैया जी का दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। वह जान गए थे कि यह सिर्फ एक महिला का दिल नहीं था जो टूट रहा था, बल्कि यह उनका रिश्ता था जो कहीं ना कहीं अपनी राह खो चुका था। वह पूरी तरह से भाभी की भावनाओं को समझते थे और इस पल में उनका दिल गहरी चिंताओं से भर गया था। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया, भैया जी ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे भी कभी कभी यह डर लगता था कि हम दोनों इतने अलग क्यों हो गए हैं। मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन तुमने कभी मुझे इस बारे में बताया नहीं। भाभी ने भैया जी की ओर देखा और धीरे से उनकी आंखों में आंसू थे जो अब और भी बढ़ गए थे। वह नहीं चाहती थीं कि उनका रिश्ता इस स्थिति में पहुंचे, लेकिन उनकी खुद की भीतर की बेचैनी अब उन्हें हर दिन परेशान कर रही थी। क्या तुम मुझे अब भी उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे? भाभी ने धीरे से पूछा, जैसे इस सवाल में वह अपने सारे डर और अविश्वास को समेटकर पूछ रही थीं। भैया जी ने अपनी आंखों में गहरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें देखा और कहा, तुमसे ज्यादा और किसी से नहीं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि प्यार केवल शारीरिक नजदीकी से नहीं बढ़ता। हमें अपनी भावनाओं, हमारी जरूरतों और हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से समझना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें दोनों को एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करनी होगी। यह सुनकर भाभी का दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही सवाल था, वही असमंजस था। कहानी में एक नया मोड़ आया था। इस बार दोनों अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। भावनाओं की गहरी उथल-पुथल, समझ की कमी और अपेक्षाओं की भारी दुनिया, सभी चीजें उनके रिश्ते को एक अलग दिशा में ले जा रही थीं। भाभी ने धीरे से भैया जी के हाथ को थामा और कहा, हम दोनों को एक दूसरे से और ज्यादा ईमानदारी से बात करनी होगी। हमें अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है, और अगर हमें इस रिश्ते को सही करना है तो हमें एक दूसरे से अपनी पूरी सच्चाई साझा करनी होगी। भैया जी ने उसकी बात को समझते हुए न सिर्फ अपनी अंगुली भाभी की हथेली में टिकी, बल्कि उस टच में एक नई समझ, एक नई शुरुआत का संकेत था। भाभी और भैया जी के बीच का सन्नाटा अब एक नई गहराई में बदल चुका था। दोनों के बीच एक ऐसा खालीपन था जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। कमरे की हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे हर विचार, हर भावना को खुद में समेटने की कोशिश की जा रही हो। भाभी की आंखों में आंसू थे जो धीरे धीरे उनके गालों पर बहने लगे, और भैया जी, जिनकी अपनी आंखों में चिंताएं थीं, धीरे धीरे भाभी के पास आए। भाभी ने धीरे से कहा,
कभी सोचा है क्या हमारी शादी के बाद से हमने एक दूसरे को सही से महसूस किया है? वह सवाल उनके दिल की गहरी परतों में एक खड़ी दीवार की तरह उभर आया था। भैया जी ने अपनी नजरें झुका दीं। वह जानते थे कि भाभी के सवाल का जवाब सिर्फ उन दोनों के बीच छिपा हुआ था। कई सालों तक वे एक दूसरे के पास रहे, लेकिन क्या वास्तव में वे एक दूसरे को समझ पाए थे? क्या उनकी शादी में केवल दिखावे का प्यार था, या फिर सच में कुछ गहरी भावनाएं थीं जो कभी व्यक्त नहीं हो पाईं? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दुनिया में शामिल किया, लेकिन क्या तुमने कभी मेरी दुनिया को महसूस किया? भाभी के शब्दों में दर्द था, और वह दर्द भैया जी के दिल में गहरे तक समा गया। तुम मुझे हमेशा अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन क्या कभी तुमने मुझे खुद को व्यक्त करने का मौका दिया? भैया जी ने धीरे से भाभी की आंखों में देखा और उनके दिल में एक गहरी कसक महसूस हुई। वह समझने लगे थे कि भाभी की चुप्पी के पीछे एक लंबी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें वह हमेशा अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाए रखती थीं। भाभी को कभी नहीं लगा कि उनके दिल की बातें पूरी तरह से सुनी गई हैं। मुझे बहुत अफसोस है, भैया जी ने धीरे से कहा। मैंने कभी तुम्हारे भीतर की खामोशी को समझने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं हो सकती, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह दूरी कुछ और ही थी। हम दोनों के बीच एक अनकहा खालीपन था। भाभी की आंखों में एक नई लहर उठी और उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे शब्दों में आज वो सच्चाई है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी आवाज खो चुकी थी। कभी लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन फिर यह एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, बिना किसी गहरी समझ के। भैया जी का दिल कांप उठा। वह जानते थे कि उनके बीच की यह खामोशी एक बहुत बड़े पहलू को छिपाए हुए थी। ये केवल उनका रिश्ता नहीं था, बल्कि यह वह समझ थी जो वे दोनों एक दूसरे से खो चुके थे। हमारे रिश्ते में बहुत कुछ अधूरा था, भाभी ने धीमे से कहा, लेकिन क्या तुम तैयार हो इसे फिर से बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने दिल से मुझे समझने के लिए? भैया जी ने अपने दिल की गहराई से महसूस किया कि यह एक ऐसा पल था जो अगर सही दिशा में लिया गया तो उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता था। वह भाभी की ओर बढ़े और उनके हाथ को थामते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुमसे दिल से माफी चाहता हूं। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ शारीरिक पैसिटी में नहीं होना चाहिए, यह हमारे दिलों और भावनाओं के बीच भी होना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे अंदर की हर बात को समझने की कोशिश करूंगा। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत के थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि रिश्ते में यह सच, यह संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण था। कुछ देर बाद भाभी ने कहा, मैं जानती हूं कि रिश्ते में समझ और प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें खुद से अपनी सच्चाई का सामना करना होता है। हमें यह मानना होता है कि हम दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। भैया जी ने धीरे से कहा, हम दोनों ने शायद बहुत समय तक एक दूसरे को महसूस नहीं किया, लेकिन अब हम इसे सही रास्ते पर ले जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के दिलों को पूरी तरह से समझेंगे और हम प्यार को उसी रूप में जिएंगे जैसे वह है, कभी न खत्म होने वाला, गहरा और मजबूत। अब भाभी और भैया जी एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन यह खड़ा होना केवल शारीरिक नहीं था। ये उनके दिलों के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ये एक नया अध्याय था जिसमें समझ, संवेदनशीलता और प्यार की गहरी समझ थी। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से जीने का वादा किया था और अब यह समझा था कि प्यार सिर्फ शब्दों या दिखावे तक सीमित नहीं था, ये दिल की गहराई से महसूस किया जाता था। भाभी और भैया जी के बीच की चुप्पी अब एक समझदारी की चुप्पी बन चुकी थी। पहले जो अंतर था वह अब एक नई उम्मीद में बदलने लगा था। उनके दिलों के बीच जो दूरी थी वह अब एक पुल की तरह बन रही थी, जिस पर दोनों धीरे धीरे कदम रख रहे थे। दोनों जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब वे तैयार थे एक दूसरे को बेहतर समझने और साथ आगे बढ़ने के लिए। भाभी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? उस वक्त हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती थी। सब कुछ इतना सही था। मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भैया जी ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ,
मुझे याद है, उस वक्त ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो और हम दोनों उसी पल में खो गए थे। पर अब जब हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने लगे हैं तो वह पुरानी बातें कहीं गुम हो गईं। भाभी की आंखों में हल्की सी उदासी थी, लेकिन उन्होंने अपने गहरे विचारों को वापस समेटते हुए कहा, क्या तुम कभी महसूस करते हो कि हम दोनों के बीच जो खामोशी है वह हमें और दूर कर रही है? भैया जी का दिल थोड़ी देर के लिए धड़क उठा। ये सवाल एक बर्फ के ठंडे पानी की तरह था जो उनके दिल के भीतर हर भावना को महसूस करा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर भाभी की ओर देखा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को सही से समझने में नाकाम रहे हैं। शायद हम दोनों ने अपने भीतर की बातें कभी एक दूसरे से पूरी तरह से साझा नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा उम्मीदें रखीं और कभी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। भाभी ने अपने माथे पर हाथ रखा और हल्के से सिर झुकाए। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में संजीदगी के साथ कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास थी, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन कभी कभी लगता था कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे थे। मुझे कभी ये महसूस हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे थे। भैया जी का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। वह चाहते थे कि इस दूरी को खत्म किया जाए, लेकिन कैसे? वे दोनों अब तक बहुत कुछ खो चुके थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा था जो अभी भी बचा हुआ था। वह भावना जो कभी उनके दिलों में बसी थी, वह अब भी जीवित थी। वह प्यार जो कभी भी खत्म नहीं हुआ था, बस समय और समझ की कमी से वह धुंधला हो गया था। हम दोनों ने शायद एक दूसरे से वो शब्द नहीं कहे जो हमें कहने चाहिए थे। अब हमें एक दूसरे से खुले तौर पर बात करनी होगी, अपने दिल की सारी बातें जो कभी हम कह नहीं पाए। भैया जी ने धीरे से कहा, मुझे लगता है अगर हमें इस रिश्ते को फिर से सही दिशा में ले जाना है तो हमें अपनी उम्मीदों को छोड़कर एक दूसरे को सिर्फ एक इंसान की तरह देखना होगा। भाभी ने सिर झुकाते हुए आंखों में आंसू झलकते हुए कहा, मुझे तुमसे उम्मीदें नहीं थीं, भैया जी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहने की जरूरत थी। मुझे सिर्फ तुम्हारा समझना चाहिए था। शायद मैंने भी कभी अपनी बातों को सही से नहीं रखा। अब दोनों के बीच की खामोशी एक अलग ही रूप में सामने आई थी। ये वह खामोशी थी जो समझ और स्वीकार्यता की थी। अब उनका रिश्ता केवल एक आदर्श या उम्मीदों से परे था। वह असली था, भावनात्मक रूप से गहरा और वास्तविक। भैया जी ने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों अपनी गलतियों से सीखे हैं और अब हमें अपनी उम्मीदें नहीं, बल्कि अपने एक दूसरे के साथ समय को फिर से सही तरीके से जीने की जरूरत है। भाभी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और वह जान गई थी कि अब जो भी होगा वह कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा। शायद दोनों को फिर से अपने रिश्ते को एक नई रोशनी में देखना था, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी और इसमें केवल प्यार और समझ की बुनियाद थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।